कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसीनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 ईस्वी के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जार शाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं गरम दल के नेताओं की मुख्य मांगें अनुकूल प्रविघटन, पैसिव रेजिस्टेंस पद्धति की थी। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशाह वाचा, वोमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना से बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। गोखले ने 1889 ईस्वी में सर्वप्रथम राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेलबी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने में विश्वास नहीं था। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज्य का अर्थ है विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज्य का अर्थ है साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। लाला लाजपत राय जो थे, ये शेर पंजाब के नाम से जाने जाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुई लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए।
जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था तथा बाद में उन्होंने मैजिनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज़ ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र तथा विपिन चंद्र पाल बंगाल के थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। सर वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल, जो कि वर्मा में था, भेज दिया गया था। तिलक को हुई इस सजा के विरोध स्वरूप बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक मांडले जेल में लिखी। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 ईस्वी को मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन वी.टी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा जिसका नाम अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। याद रखिएगा, 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 ईस्वी बंगाल के क्रांतिकारी थे। वो विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896-97 ईस्वी में पूना के व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। इन दोनों की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं के सूचना पर हुई थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्ण गोपाल करवे
और विनायक देश पांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। इनके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिससे सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलीन बिहारी दास के ने नेतृत्व प्रदान किया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गईं। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र मामला, जो कि 1908 में था, में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर चितरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्र सान्याल, जो कि अध्यक्ष थे, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। इस संस्थान द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अतः 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी कि वर्तमान में प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद यानी वर्तमान में अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने को दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का पहली
बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रतिलता वाडेदार, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1923 को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीता चौधरी ने एक जिला अधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। अगला है इसमें भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा श्री वर्मा द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन की नींव पड़ी। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम प्रमुख थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी फ्रामजी पटेल उनके पिता थे और जयजीबाई सोराबजी पटेल उनकी माता थीं। उनका विवाह रुस्तम KR कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। भिखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थीं। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में उन्होंने स्टुटगार्ट, जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां उन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया, जिसकी डिज़ाइन इन्होंने स्वयं VD सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं।
इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी। ध्यातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वाइली तथा डॉक्टर कावास ललकाका को गोलियों से भून दिया था। ललकका को गोलियों से भून दिया था। फलतः उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। कामागाटामारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीत सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बिठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी तटीय समिति का गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीयों भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कामागाटामारू जहाज के बजबज यानी कलकत्ता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में ही था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व ईस्ट और पाश्चात्य वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए और सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से भी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट, जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य
प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर मुंबई, पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया था और अश्विन कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा और तथा बिहार वर्ष 1912 में अलग प्रांत का दर्जा को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अगला है इसमें कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता, सूरत अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, जो कि 1905 की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधित प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। दादा भाई नौरोजी को लोक श्रद्धा से भारत का वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में अध्यक्ष भी रहे।
दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्त गुफ्तार की शुरुआत की 1851 में की थी। सी वाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन का स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। दूसरा, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। तीसरा, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में, वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जो इन्हें वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा प्रदान कर दिया गया। 1908 में लंदन में इनकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। मार्ले मिंटो सुधार अगला है। इसमें वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्होंने औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दौरान मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं, अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता था। वस्तुतः इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई गई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए। उन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। इस टॉपिक से संबंधित एक्सप्लेनेशन ने दिया है, इसलिए हम इसके पूरे क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन कि पहला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कलकत्ता। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन यानी कि 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। वर्ष 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। अगला प्रश्न है दूसरा, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, तो ये बनी थी 1911 में। उल्लेखनीय है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ था। अतः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 एवं 1912 दोनों वर्ष दिए गए हों तो इस संदर्भ में दूसरा वर्ष यानी कि 1912 अधिक मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो यहाँ पे उत्तर देखते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा 1912। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी? तो यहाँ पे 1912 नहीं है, इसलिए 1911। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग पर। ऑप्शन डी। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाववश संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था कि उनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था कि उस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था तो वो थे भगवती चरण वोहरा। मास्टर अमीरचंद शामिल थे और भाई बाल मुकुंद भी शामिल थे, अवध बिहारी भी शामिल थे, लेकिन भगवती चरण वोहरा शामिल नहीं थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीरचंद्र, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भेला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण वोहरा इसमें नहीं थे। इनमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे और मुकदमे से बच गए थे। अगला प्रश्न है इसमें, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्रदान या प्राप्त हुआ था? तो ये 1912 है। ऑप्शन बी। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन और उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। अगला टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, 2 दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम था इसमें उग्रवादियों जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ, और दूसरा ये था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के प्रमुख शिल्पी थे। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा।
वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। अगला टॉपिक है इसमें होम रूल लीग आंदोलन। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव NC केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों का बंटवारा भी कर दिया। तिलक के लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार थे। देश के शेष हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। दोनों लोगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके यानी कि तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते थे, यानी तिलक को, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज्य का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए, जैसी गोरों द्वारा स्थापित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी। यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करें। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लावेटस्की तथा कर्नल अलकॉट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी। अगला टॉपिक है इसमें गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टरी का प्रशिक्षण लिया था। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया और फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे और उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी, फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहे जाने से गुरेज नहीं किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे।
गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए और प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे और उन्होंने अग्नि बाण कहा है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं था, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल बताया था। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। जनवरी 1915 में भारत लौटे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया था। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनशा वाचा ने की थी। ध्यातव्य है कि गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में वर्ष 1901 में भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने बम्बई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए उनमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इनका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण, बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने
उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय, द वेलफेयर ऑफ ऑल की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा और टॉलस्टॉय से प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है में गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दिशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसीलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917 और 18 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन जो कि बिहार में था, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में, हिस्सा लिया। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्होंने अपनी जमीन का 3/20वें भाग भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिन्हें 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अबवाबों यानी कि करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा। महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य J.B. कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, C.F. एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह और राजकिशोर प्रसाद, H.S. पोलाक इत्यादि शामिल थे। N.G. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी। मालिकों के इस व्यवहार को इन्होंने गंभीरता से लिया और मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने और संघर्ष तेज करने के लिए इन्होंने खुद अनशन पर बैठने का फैसला किया। इनके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने को राजी हो गए। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जमनलाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे।
इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इन्हें वर्धा के एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था। वे वर्ष 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए और जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे तथा गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। चार्ल्स एंड्रूज, दीन बंधु एंड्रूज, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। यह दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित में हुआ। इसके अतिरिक्त वे नवंबर में भी यहाँ आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी ने वर्ष 1933 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति सभी तरह से शोषण का विरोध करती थी, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इनको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्नों के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सकें। इसके लिए वह स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित न हों। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे।